गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं क्लास की 80वीं वीडियो है हमारी और हम 11.1 प्रश्नावली को कंटिन्यू कर रहे थे। तो 11.1 के अंदर जब हमने क्वेश्चन किए हैं तो इनका रिवीजन आपको ज़रूर करना है। ये बार बार ये बातें मैं बताता जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर हम 8 तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ठीक है, 9वां देखिए, निर्देशीय अक्षों व रेखा। निर्देशीय अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, है ना, ये सबको पता होता है। अब आ जाते हैं, एक रेखा का समीकरण हमको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेखा का समीकरण दिया है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी बराबर 2। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास है। अब जब इसके लिए हम काम करते हैं तो देखिए, रेखा है, ये बात क्लियर है, लेकिन ये किस रूप में रेखा है ना। ये जैसे आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया था तो उसमें कई रूपों में रेखा थी। एक तो रेखा का मानक रूप था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर वो 0 वगैरह कुछ आ रहा था, इस तरह का था। ये 3D में रेखा आ जाती है। जब 2D की रेखा की बात करते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आ जाता है, ये 2D की रेखा होती है। ढाल रूप में रेखा का समीकरण बताया था, y बराबर mx प्लस सी था, है ना। इसी तरीके से जब हम अंत्यखंड रूप में लेते हैं तो रेखा का समीकरण x अपॉन a वाई अपॉन बी और इक्वल टू 1 था। तो कुछ लगभग वैसा ही तो मिलता जुलता ये समीकरण आ रहा है ना, कि रेखा का अंत्यखंड रूप था और वो रूप इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो हम इसको व्यवस्थित करते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि दी गई रैखिक समीकरण को अंत्यखंड रूप में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, दी गई रैखिक समीकरण है ये, अंत्यखंड रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। जब अंत्यखंड रूप में व्यवस्थित करते हैं तो आपको ये पता है, ये बात हमने 11वीं क्लास में भी कही थी, कि जब भी अंत्यखंड की बात होती है तो यहाँ पे 1 होता है ना। और यहाँ पर मैं समीकरण लिख देता हूँ कि जो अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है वो ये होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 होता है। ठीक है, जब ये समीकरण हमारे पास है तो इसको, ये जो समीकरण दे रखी है, इसको आपको इसके जैसा कन्वर्ट करना है। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 चाहिए, तो पहला टारगेट तो हमारा ये है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 कब आएगा? जब प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक पद जो इसका आ रहा है दोनों पक्षों के अंदर, प्रत्येक पद में हम 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, पहला काम तो यही है कि 2 का भाग लगा देते हैं। तो नंबर 1 डाल दीजिए इस पर और यहाँ लिख देते हैं रेखा 1 में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दे दिया। जब इसमें 2 का भाग देते हैं तो x अपॉन 2a हो गया माइनस y अपॉन 2b हो गया और बराबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई बराबर 1 चाहिए था तो 1 हम ले आए। लेकिन अब एक चीज़ और भी है कि जब हम इस समीकरण की तुलना करते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि भाई इस जगह पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर हमारे यहाँ क्या दिया गया, माइनस दिया गया, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी तो रेखा इस रूप में आएगी, है ना, जब भी इसका मानक रूप तैयार होगा। तो अगर हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं तो माइनस कहाँ जाएगा फिर? तो माइनस यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, जो समीकरण ये दी गई है वही की वही समीकरण ये भी है और केवल लिखने का तरीका बदल गया। ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, है ना, और आसान भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कठिन चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इनको समझने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन इनको जो लिखने का तरीका हो जाता है वो थोड़ा सा कई बार अगर आपको पुरानी नॉलेज नहीं है ना, पुराना ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो इसको सवाल को हल करना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो 11th क्लास वाला बेसिक है हमारे पास, वो सारा होना चाहिए। तो हमने इस समीकरण को कन्वर्ट किया मानक रूप के अनुसार, हो गया। अब इसका मतलब हो जाता है, जैसे ये समीकरण थी, जब मैंने आपको ये समीकरण समझाई थी 11th क्लास के अंदर, तब मैंने आपको क्लास में ये भी समझाया था कि भाई x अक्ष पर a अंत्यखंड घट रहा है, y अक्ष पर b अंत्यखंड घट रहा है ना। ये बात बताई थी कि x अक्ष पर a अंत्यखंड घट रहा है, यानी कि कोई रेखा इस प्रकार से गुजरती है तो ये जो दूरी आ रही है, ये तो a दूरी है, ये दूरी जो आ रही है वो b दूरी है ना। a दूरी आ गई, b दूरी आ गई, तो x अक्ष पर जो अंतखंड कटा है वो x के नीचे रहता है
जो वाई अक्ष पर अंतःखंड काटा गया है वो ये वाई के नीचे रहेगा, बराबर में 1 रहेगा। तो ये सारा डेरिवेशन हम कर चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में काम कर चुके हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे काम करते हैं तो देखिए इसका मतलब हुआ कि एक्स अक्ष पर 2a अंतःखंड काटा गया है ना, एक्स अक्ष पर 2a अंतःखंड, वाई अक्ष पर -2b अंतःखंड। तो जो चित्र बन रहा है वो चित्र कैसा बन रहा है, वो चित्र बन रहा है इस प्रकार से कि एक्स अक्ष तो चल रहा है प्लस में, वाई अक्ष चल रहा है माइनस में, तो जो चित्र बन के निकलता है वो ऐसा निकलेगा, यानी जो रेखा है वो इस प्रकार की होगी। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी यहाँ पर आ रही है, ये दूरी तो है 2a के बराबर, और ये वाली जो दूरी आ रही है ये है 2b के बराबर। दूरी 2b है, लेकिन जब निर्देशांक लेंगे यहाँ का, कोई आपसे पूछता है कि भाई इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक होंगे 0 - 2b, इसके निर्देशांक होंगे 2a 0, है ना, ये निर्देशांक होंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जब हम इसके लिए काम करते हैं तो यहाँ पर एक स्टेप ले लेते हैं, और ये स्टेप मूल बिंदु तो यही है, मूल बिंदु से 2a तक जाएगी, है ना, और x अक्ष पर लंबवत है, y अक्ष के समांतर है, वो बातें मैंने आपको बताई हैं सारी। तो जब इसके लिए हम हल निकालते हैं, यानी इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो 0 से 2a, ये तो इसकी लिमिट बन गई, x अक्ष पर लंबवत खड़ी है तो ये dx आ जाएगा, y के समांतर है तो y आ जाएगा। हो गया। अब y का मान रखिए। अब देखिए y का मान आपको यहाँ से निकालना है या यहाँ से निकालना है, एक ही बात है, दोनों समीकरण सेम है ना, केवल लिखने का तरीका बदल दिया गया है। अब जब इसके लिए आप काम करते हैं तो y का मान देखिए, यहाँ से साइड में करिएगा इसको, रफ काम नहीं है ये, x/a - y/b बराबर 2 है। ठीक है, हमें चाहिए y का मान, तो इस y को इधर पक्षांतरण कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो x/a - 2a बराबर y/b हो गया। इसका एलसीएम कर दिया तो x - 2a/a हो गया, और y/b है, b को इधर भेज देते हैं, तो b/a x - 2a बराबर y। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया, y बराबर b/a x - 2a आ गया। ये मान हम यहाँ रख देते हैं, तो b/a तो कांस्टेंट है, 0 से 2a आ गया। y की वैल्यू रखिए, तो b/a को तो बाहर कर दिया, और x - 2a आ गया, ये आ गया dx। ठीक है, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी जब ये प्रश्नावली चालू की थी तब आपसे कहा था कि समाकलन का कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंडीशन नहीं रहेगा, एक छोटा और बेसिक समाकलन जो होते हैं वही इसमें काम करेंगे। तो a बराबर b/a हो गया, और सीधा ही कर लेते हैं अब इसको, तो यहाँ से आ जाता है, x का करेंगे तो x² 2 आ गया, 2a का करेंगे तो 2ax आ गया, और 0 से 2a। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो b/a ऐसे ही चलेगा, पहले उच्च सीमा का मान रखा, तो 2a को यहाँ रख रहे हैं इस जगह पर, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 4a²। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 4a² है ना, और अपॉन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर माइनस उच्च सीमा यहाँ पर रख रहे हैं x की जगह पर, इस 2a को हम x की जगह पर रखेंगे तो 2a × 2a, 2a × 2a आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4a², तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4a² माइनस, अब 0 रख दिया तो ये वाला 0 हो गया, 0 रख दिया तो ये वाला भी 0 हो गया, यानी 0 - 0। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। फिर a बराबर b/a, इसमें देखिए 2a² हो रहा है, इसको काट दिया तो 2a² हो गया, है ना। अब 2a² में से 4a² माइनस हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 2a²। a से a कट गया, और आंसर क्या आया, फिर यहाँ से आंसर आ जाता है -2a और b। अब देखिए एक चीज़ गौर करिएगा, अभी मैंने ये चीज़ इसीलिए नहीं बोली थी आगे कि यहाँ पर क्षेत्रफल आया माइनस का, है ना, और ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर क्षेत्रफल माइनस का आता है तो एक टेक्निक तो हमारे पास ये होती है कि हम लास्ट में जाके, जैसे ही क्षेत्रफल माइनस का आया तो हम यहाँ लिख देंगे कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई है ना, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में किसी क्वेश्चन पे ये बात आई थी, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये क्षेत्र नीचे की तरफ मिल जाए, बताइए याद आ रही है बात, बताई थी मैंने आपको ये बात, कभी भी क्षेत्र नीचे की तरफ मिलेगा तो जो आंसर होता है इसका
जो क्षेत्रफल आप निकालते हैं वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, आ रहा होगा ध्यान अब, है ना, किसी क्वेश्चन पे था ऐसा। तो मैंने आपको ये कहा था कि लास्ट तक जाने की बजाय इस तरह से और लाइन लिखने की बजाय वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता बोर्ड के लिए, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको चित्र देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि क्षेत्रफल कैसा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि नीचे का क्षेत्रफल है, माइनस में आएगा। और इसके लिए आपको ये बोला गया था कि जब भी आप कोई इस तरह का काम करें तो इसमें मॉडुलस का यूज़ करेंगे। ध्यान है नहीं है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये मॉडुलस आपने यूज़ कर दिया। जब मॉडुलस आप यूज़ कर लेंगे तो माइनस का 2ab आया और वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, 2ab पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आंसर आ गया और ये मान है इसका लास्ट आंसर, यानी a बराबर 2ab, ये हमारा लास्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और ये साइड में नोट करिएगा, रफ काम नहीं है ये, जहाँ आपने y की वैल्यू निकाली है ना उसके साइड में इसको नोट करिएगा। ठीक है, बस कंप्लीट है, लिखिए इसको, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए और देखिए इसको पढ़ के एक बार क्या सेंस बनता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में कि रेखाओं x + 2y = 8, एक रेखा दी गई है x + 2y = 8। ठीक है, x = 2, x = 4 और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो x = 2 दिया है, x = 4 दिया है और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का मान निकालना है। अब इसमें जब हम x = 2 और x = 4 लेते हैं तो एक चीज़ ये भी देखनी है कि भाई कोई रेखा अगर गुजरती है तो रैखिक समीकरण साफ दिख गया कि x + 2y = 8 है, यहाँ पर एक पावर आ रही है, यहाँ भी एक पावर आ रही है। तो क्या हम इन मानों को रखकर कोई बिंदु प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, कोई बिंदु निकालना है, क्योंकि रेखा कहाँ से जा रही है इसके बारे में हम केवल रेखा का समीकरण देख के बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये रेखा कहाँ से गुजर रही है। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण 1 में x = 2 और x = 4, यानी कि दोनों निर्देशांक जो x के हैं उन दोनों निर्देशांकों को रख के देखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आती है कि x = 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए, अब जब x = 2 को हम यहाँ रख देते हैं तो 2 + 2y = 8, तो 2 इधर आ गया, 2y = 6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, y = 3 आ गया। ठीक है, ये बात y = 3 आया, एक बिंदु प्राप्त हुआ और वो बिंदु है x का मान था 2 और y का मान है 3। तो बिंदु क्या प्राप्त हुआ, 2, 3। ठीक है, इसी प्रकार से x = 4 समीकरण 1 में रख दिया। 1 में रखने पर तो वैल्यू क्या मिलती है, तब वैल्यू हमको मिलती है 4 + 2y = 8, और 4 को इधर भेज दिया तो 2y = 4 हो गया, है ना। 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हो गया क्लियर है। फिर y का मान निकाला तो y = 2 आ गया। अब इस y = 2 से एक बिंदु बना 4 और 2, आ गए, 2 बिंदु हमारे पास आ गए, है ना, ये दोनों बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को हम अपने ग्राफ पे सेट करते हैं। तो x अक्ष आ रहा है 4 तक और y अक्ष आ रहा है 3 तक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक ले लिया। अब देखिए ये रफ चित्र हैं, मैंने पहले भी बताया था, ज़्यादा सजावट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप इसका पूरा मान लिखने लग जाएं, भाई यहाँ भी संख्या लिख दी, यहाँ भी लिख दी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जितना हमारा काम का है बस उतना ही लिखें, फालतू इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 आ गया, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, मतलब ये वाला पॉइंट बन पाए। x अक्ष पे 4, y अक्ष पे 2, मतलब ये वाला पॉइंट बन पाए लगभग, है ना। अब 2 पॉइंट हमें मिल गए, क्लियर है ये बात। अब जब रेखा गुजरती है तो देखिए इन दोनों पॉइंट को छूती हुई रेखा यूं गुजर जाएगी, ऐसे,
ठीक है, इस तरह से गई है ना। यहाँ से हमने लंब डाला तो वो 2 पे आया, ये 2 मान लीजिए। यहाँ से हमने लंब डाला, ये 4 पे आया, तो ये 2 का पार्ट है, ये 4 का पार्ट है। अब जो क्षेत्र बन रहा है वो क्षेत्र बन गया ये वाला, जिसमें आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम जो स्ट्रिप लेते हैं, ये स्ट्रिप लेते हैं हम, इसके अंदर आ रही है, ये स्ट्रिप आ गई यहाँ पर, और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको चाहिए, इस पूरे का। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल आपको चाहिए। कंप्लीट। अब जो ये स्ट्रिप है ये 2 से और 4 पे गति करेगी, बात समझ में आ रही है। ये स्ट्रिप 2 से 4 पे चलेगी। जब ये 2 स्ट्रिप ये वाली जो स्ट्रिप है 2 से 4 पे चल रही है, तो इसकी जो लिमिट्स बनती हैं वो बनती है 2 से 4। ठीक है, लिमिट यहाँ पर आ गई 2 से 4 की, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कौन सी रेखा यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो समीकरण नंबर 1 वाली रेखा यूज़ हो रही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, वो आएगा y dx। ठीक है, y dx के हिसाब से मान रखिए। अब इसमें मान रख देते हैं, तो 2 से 4 हो गया। y का मान निकालिए यहाँ से, तो साइड में आ रहा है कि x + 2y बराबर 8 है। इसको उधर भेज दिया तो 2y बराबर 8 - x हो गया। 2 का भाग लगा दिया, 2 यहाँ जाएगा, इस 2 को हटा दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाती है ये वाली, यानी y बराबर आता है 8 - x अपॉन 2। ठीक है, तो ये 1/2 को तो बाहर कर दिया, 1/2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा फिर 8 - x dx। देखिए करेक्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देते जाइए, क्योंकि कोई मिस्टेक छोटी मोटी कई बार मुझसे ही हो जाती है लिखने में, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। 1/2 को हमने बाहर कर दिया, 8 - x आ रहा है, ये अंदर की तरफ रहेगा, dx x के सापेक्ष काम कर ही रहे हैं आप। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a बराबर 1/2 ऐसे ही चलेगा। अब डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, 8 का 8x हो जाएगा, x का x² 2 हो जाएगा, और 2 से 4 हो गया, है ना, 2 से 4 हो गया। अब लिमिट लगाइए, तो a = 1/2, यहाँ पे 4, पहले उच्च सीमा का प्रयोग किया, अपर लिमिट लगा रहे हैं, 4 यहाँ लिखा तो 32 हो गया, -4 यहाँ किया, 4 × 16 हो गया, 16 में 2 का भाग लगा दिया, 8 हो गया, फिर -2 यहाँ पर आया 16, -2 यहाँ पर आया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है 1/2, और 32 में से 8 गए, कितने बच गए 24, -16 में से 2 कैंसिल हो जाते हैं, 14 बच जाते हैं। ठीक है, फिर 24 में से 14 माइनस हो गए, 10 बच गए, और 10 में 2 का भाग लग गया, तो 10/2 बराबर 5, यानी a बराबर आया 5 वर्ग इकाई। ठीक है, ये स्थिति हमारी आ जाती है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। नंबर 11, क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर x², नंबर 11, वक्र y बराबर x², कोटियाँ x बराबर 1 और x बराबर 2 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास काम नहीं है। y बराबर x² ये दे दिया गया, और फिर दे दिया गया कि x बराबर 1 और x बराबर 2, तो x बराबर 1 आ गया, x बराबर 2 आ गया, तो y बराबर x² का जो चित्र बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे ही तो होगा, है ना, y बराबर x²। अब x बराबर 1 और x बराबर 2, आप देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इधर 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो जब हम यहाँ से एक लंब लेते हैं, एक परपेंडिकुलर आता है, तो ये लाइन इधर से आ जाती है, और 2 लेते हैं तो वो लगभग ऐसे आ जाती है ना। तो क्या क्षेत्र बना, मतलब हमें एक एरिया चाहिए
वो एरिया ये होगा जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई? ये काल्पनिक क्षेत्र हैं सब, है ना, ज़्यादा आपको सजावट नहीं करनी है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि ये एक अंदाज़ा चाहिए कि कौन सा क्षेत्र हमारे पास आ जाता है। तो हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, एक स्ट्रिप हम यहाँ पे ले लेंगे और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक गति करती है? 1 से और 2 तक। ठीक है, तो 1 से 2 तक ये स्ट्रिप गति करती है। और अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसमें कि लिमिट बन गई 1 से 2 तक। फिर x अक्ष पर लंबवत खड़ी है, y के समांतर है, तो y dx आएगा। y का मान यहाँ से निकालिए, देखिए सीधा ही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जाता है 1 से 2, y की जगह पर x स्क्वायर dx, x स्क्वायर की वैल्यू रखिए, तो यहाँ जाता है x³/3 1 से 2। तो a बराबर, जब 2 रखते हैं यहाँ पर तो 2 का क्यूब हो गया, 8/3 हो गया, माइनस 1 रख देंगे, 1/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाता है? 8/3 माइनस 1/3 बराबर 7/3 वर्ग इकाई। ठीक है, बस कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। नंबर 12 पे आ जाइए, एक साथ लिख लीजिएगा इसको, छोटे क्वेश्चन है, कोई ख़ास काम है नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित एवं y बराबर 4x², तो y बराबर 4x² और y बराबर 4x², x बराबर 0, y बराबर 1 तथा y बराबर 4। तो x बराबर 0 है, y बराबर 1 है, y बराबर 4 है। ये सारी कंडीशंस हमको दी हुई हैं और इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब देखिए, इसमें पहले हम एक चित्र बनाते हैं इसका। अब कई जने मतलब कई बार बच्चे इससे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4x² तो कहीं पर नहीं आता, 4x² नहीं आता, x² बराबर 4ay तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन 4x² नहीं आया। तो आप क्या कर लेंगे, इसका जो हमें दिया हुआ है कि 4x² बराबर y, इस 4 को आप इधर भेज देते हैं तो x² बराबर 1/4 इंटू y हो जाता है। सही है, तो जो 4a की वैल्यू थी ना, जिसको हम नाभि बोल रहे थे कि शीर्ष से लेकर a तक की, नाभि तक की जो दूरी थी वो a थी, तो ये जो 1/4 है ये 4a के बराबर है। जब आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 4a बराबर 1/4। सही है, 4a बराबर 1/4 है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 को आप यहाँ से हटा देते हैं तो a बराबर 1/16, यानी जो चित्र आप बना रहे थे इस प्रकार का, उसमें नाभि यहाँ पर थी। अब जो नाभि है वो कितने पे चलेगी? अब वो a दूरी पे नहीं है, अब वो 1/16 दूरी पे है। ठीक है, 1/16 यानी बहुत छोटा पार्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है। अब जब यहाँ से आते हैं तो देखिए, इसमें कंडीशन क्या आती है कि पहले चित्र बनाते हैं। तो चित्र ऐसा ही बनेगा, बस डिपेंड करता है कि उसकी नाभि कितनी चल रही है, बड़ी चल रही है, छोटी चल रही है। तो मैंने आपको यही बताया कि आपको एक पर्टिकुलर चित्र बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक अंदाज़ा लेना है कि भाई चित्र हमारा इस प्रकार का होगा और जो लिमिट्स वगैरह हैं, जो एरिया हमको चाहिए वो इस प्रकार का होगा। बस इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। तो हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं। जैसे चित्र इस तरह का, मतलब x² बराबर 4ay से संबंधित होगा, है ना, x² बराबर 4ay से संबंधित होगा। तो x² बराबर 4ay का जो चित्र बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब उसके बाद में जैसे जैसे देखिए नाभि छोटी होती जाएगी तो नाभि लंब भी छोटा होता जाएगा, क्योंकि नाभि की दूरी के अकॉर्डिंग 4a बनता है नाभि लंब। ठीक है, तो ये जो 4a है ना, ये 1/4 है, यानी कि जो नाभि लंब बन रहा है वो 1/4 है। पहले 1 होता था, अब 1/4 हो गया, मतलब पहले से चौथाई हो गया। जब पहले से चौथाई हो जाता है तो ये जो चौड़ाई है ना, ये कम हो जाती है, बस ये थोड़ा सा ऐसा सकरा सा हो जाएगा यूँ, पर हमें कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ से। हमारा एक हल्का सा हमको एक कच्चा चित्र चाहिए था, एक रफ डायग्राम चाहिए था, वो हमने बना लिया। ठीक है, अब आ जाइए y बराबर 1 पर। y बराबर 1 कहाँ होगा? मान लीजिए यहाँ पे होगा y बराबर 1। फिर y बराबर 4 कहाँ होगा? y बराबर 4 हमने यहाँ मान लिया कि y बराबर 4 यहाँ होगा। तो एक लाइन है वो y बराबर 1 से गुजरती है, एक लाइन है
वो y बराबर 4 से गुजरती है। तो इस प्रकार का एक क्षेत्र बन गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये x बराबर 0 तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, x बराबर 0। अब x बराबर 0 में देखिए आप लोग क्या गलती कर देते हैं कि जैसे ही हमारे सामने आता है x बराबर 0, हम डायरेक्ट उठ के मूल बिंदु पे आ जाते हैं, है ना। जैसे ही हम x बराबर 0 देखते हैं, और कईयों के मन में तो अब भी यही बात चल रही होगी कि x बराबर 0 को नहीं लिया, और x बराबर 0 तो इस क्षेत्र से बिल्कुल बाहर जा रहा है क्योंकि ये मूल बिंदु की बात कर रहा है, तो हम यही गलती कर देते हैं। तो यहाँ आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब सारा काम इस क्षेत्र के बारे में दिया जा रहा है, ये क्षेत्र जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है वो, तो x बराबर 0 का क्या मीन्स हुआ फिर यहाँ x बराबर 0 दिया क्यों है? तो x बराबर 0 का मतलब हो जाता है y अक्ष, होता ही नहीं होता, बताइए। x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? y अक्ष। तो y अक्ष भी तो आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए, y बराबर 4x² होना चाहिए, y अक्ष होना चाहिए, y बराबर 1 होना चाहिए, y बराबर 4 होना चाहिए। इन सबसे संबंधित, इन सबसे परिबद्ध क्षेत्र हमें चाहिए। तो इन सबसे संबंधित और परिबद्ध क्षेत्र देखिए ये वाला है, ध्यान से देखिए इसको, है ना। देखिए ये आया कि नहीं आया, बताओ, हो गया क्लियर कि y अक्ष भी है, y अक्ष आ गया ना, x बराबर 0, y बराबर 1 भी है, ये वाली जो लाइन है वो y बराबर 1 की है, ये वाली जो लाइन है वो y बराबर 4 की है। तो y बराबर 1 भी है, y अक्ष भी है, y बराबर 4 भी है, और परवलय भी है, सब चीज़ें हैं। इनसे परिबद्ध, हालांकि ये भी है, ये वाला भी, लेकिन ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइए, ठीक है। ये स्थिति आ गई। अब उसके बाद अब आप अपना काम शुरू करते हैं कि अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। तो जो लिमिट बन गई वो बन गई 1 से 4 तक। और जो स्ट्रिप हम लेंगे, अब देखिए स्ट्रिप कैसे लेंगे, अभी तक हम ले रहे थे x अक्ष के ऊपर लंबवत, ठीक है। अब लेकिन हम x अक्ष पर लंबवत नहीं लेंगे, अब जो हम स्ट्रिप लेंगे वो कैसी होगी? y अक्ष पर लंबवत होगी। जब y अक्ष पर लंबवत होगी तो वो y के सापेक्ष काम करेगा और यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति आ गई। अब इसमें मान रखिए, तो a बराबर 1 से 4, x का मान निकालिए यहाँ से। तो जब हम x का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, हमें दिया हुआ है y बराबर 4x², पहले तो y/4 हो गया, x² है, वर्गमूल कर दिया, √y/2 = x, ठीक है। ये स्थिति आ गई ना। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, यानी x की वैल्यू आ जाती है √y/2। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, √y आ गया, dy आ गया, 1/2 बाहर चलता रहेगा, √y का y की पावर 3/2 3/2 1 2 4, सही है। फिर 2/3 है, इस 2/3 को बाहर करते हैं, मतलब 3/2, 3/2 है, जब ये बाहर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। इस 2/3 को जब यहाँ लिख देते हैं तो 2/2 गुणा 2 आ जाता है ना। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से इस वाले 2 को हटा देते हैं, काट देते हैं इसको, तो क्या बच जाता है यहाँ पर? यहाँ बच गया 1/3, y की पावर 3/2 1 2 4, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो यहाँ आ जाता है 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 क्या होता है? 4 की पावर 3/2, देखिए 4 की पावर 3/2 है, मतलब एक बार तो 4 पूरा, एक बार 4 आधा, यानी 4√4, है ना। आ चुका है ऐसा पहले भी, तो 4√4 हो गया। अब 4 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √4 की भी तो वैल्यू होती है ना। √4 को हम क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। रख दीजिए मान इसका, तो ये आ जाता है 1/3, यहाँ से आ गया 8 माइनस 1 बराबर 7/3 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से आपका ये 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अब नेक्स्ट लेक्चर में 81 नंबर में हम 11.2 को शुरू करेंगे। तो अब आप इसके एग्जाम्पल वगैरह ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन बना के भी दिए जाते हैं,
तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना के दे दिया जाए तब भी हम उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 के बारे में बात करेंगे।